Now gold is not enough. हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक लड़के के बारे में जिसका नाम है केशव। और वो केशव जो है वो तो बड़ा ही हुनरबाज है। इतना हुनर है उसमें कि इतनी अच्छी अच्छी घंटियां बनाता है वो पत्थरों की कि क्या बताएं। और इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बादशाह अकबर से वो मिला, फिर उसके बाद क्या हुआ। ये सारी बातें हम आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नन्ना फनकार। फनकार किसे कहते हैं? फनकार उसे कहते हैं जिसमें कोई ना कोई टैलेंट होता है, हुनर होता है ना। तो उसे कहते हैं नन्ना, उसे कहते हैं फनकार। और क्योंकि ये एक छोटा बच्चा है तो हम इसे कह रहे हैं नन्ना फनकार। तो ये जो हमारा केशव है ये सिर्फ और सिर्फ 10 साल का लड़का है। और देखिए कि इसमें कितना हुनर है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। तो ये जो लड़का था वो एक लाल पत्थर, कैसा शेप था उसका? चौकोर, स्क्वायर। उसको लेके वो बैठ गया, उसके पास बैठ गया और फिर उसने भगवान के लिए हाथ जोड़े और कोई प्रार्थना उसने मुंह में बस बुदबुदाई। मतलब जोर जोर से नहीं बोला, बुदबुदाई मतलब बस मुंह के अंदर ही वो कुछ बोल दिया। और फिर उसने छेनी और हथौड़ा, छेनी होता है एक ऐसा टूल, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आगे से ना बहुत पॉइंटेड होता है। तो उसके पीछे अगर आप हथौड़ा से भम भम मारोगे तो आगे वो पत्थर में छेद कर सकता है, उसे कहते हैं छेनी। तो वो छेनी हथौड़ा उठा के अपने काम में जुट गया। वो क्या काम कर रहा था? वो पत्थरों को तराशने का काम कर रहा था। तराशना मतलब आप गए हैं ना बहुत एंशियंट टेम्पल्स में भी और इधर उधर, जहां पे आप देखते हैं कि लोग पत्थरों से कितनी ब्यूटीफुल चीजें बनाते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं नक्काशी। तो पत्थरों के ऊपर नक्काशी की जाती है। उसी के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और लड़ियां उकेरना शुरू किया था। तो अभी कुछ ही दिन पहले उसने इस पत्थर पे घंटियों के ऊपर जो डिजाइन बने हैं, कतारें और कड़ियां, उनको उकेरना शुरू किया था। उकेरना मतलब बनाना शुरू किया था। किस चीज से बनाना शुरू किया था? छेनी और हथौड़े से। तो लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। तो ये नक्काशी करने का जो काम होता है बच्चों, ये बहुत आसान नहीं होता। अगर आप बहुत जोर से मारेंगे पत्थर के ऊपर तो वो टूट भी सकता है, नहीं। और अगर आप धीरे से मारेंगे तो कोई नक्काशी भी नहीं होगी। तो इसीलिए जरूरी होता है कि इसे एक बहुत ही प्यार के साथ और बहुत ही हुनरता के साथ किया जाए, जिसमें कि काम करने वाले को पता हो कि कितना दम लगाना है। ज्यादा दम लगाओगे तो पत्थर टूट जाएगा, कम दम लगाओगे तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। वो बहुत सावधानी पूर्वक, मतलब बहुत केयरफुली हथौड़े के साथ घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। तो हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की कीर्चे छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। तो आपने कभी देखा है, अगर आपके हाथ से कभी कोई पत्थर गिर जाए और वो चूर चूर हो जाए तो उसकी किरचे, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थर के, जो हवा में उड़ जाते हैं और वो हमारी आंखों में भी लग जाते हैं। तो ऐसे ही क्योंकि वो पत्थर पे काम कर रहा था तो उससे जो पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े थे, जो किरचें थी, वो निकल रही थी और वो छितरा रही थी। छितरा मतलब इधर उधर भाग रही थी, तो उसकी आंखों पे भी लग सकती थी। तो इसीलिए वो काम करते करते अपनी आंखों को सिकोड़ता जा रहा था। तो साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। अब क्योंकि वो उसे बहुत देर तक बैठ के काम करना है तो वो गाना भी गाता रहता, इससे उसका मन भी लगा रहता। तो उसके चारों ओर दूसरे संगत राश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। तो जो भी उसकी संगत के लोग थे, जो भी उसके साथ काम कर रहे थे, वो भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। वो भी ऐसा ही कर रहे थे जैसे ये 10 साल का बच्चा केशव कर रहा था। तो केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। उसने अभी बस शुरू ही किया था। तो पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था।
तो एक बार तो उसके पापा उसे करके दिखाते हैं। तो एक बार जैसे ही उसके पिता उसे सिखाते कि सीधी लाइन कैसे बनाते हैं और घूमी हुई घुमावदार क्या बोलते हैं उसको, वेविंग लाइंस, तो वो कैसे बनाते हैं, तो वो एक बार दिखा देते तो वो भी फिर पत्थर में उस डिजाइन को उकेर सकता था। उकेर मतलब बना सकता था। तो अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से एक इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। तो वैसे तो उसने काम अब तक बहुत सारा सीख लिया था इस नक्काशी में। नक्काशी क्या होता है? ये जो पत्थरों के ऊपर डिजाइन बनाते हैं ना, या मार्बल के ऊपर डिजाइन बनाते हैं, किसी भी चीज के ऊपर किसी डिजाइन बनाने के काम को कहते हैं नक्काशी। ठीक है। सो उसने बहुत सारे काम सीखे थे नक्काशी में, पर सबसे ज्यादा जो मुश्किल था वो यही वाला था, घंटियां बनाने का काम, बिकॉज वो सबसे ज्यादा मुश्किल था और वो बस ये आखिरी मुश्किल काम कर रहा था। तो केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां और महीन नफीस बेल बूटे और कमल के फूल और लहराते हुए सांप और इठला कर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। तो घंटियां बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बारीक बारीक जालियां बनाना और बेलें बनाना और कमल के फूल और सांप और घोड़े, और वो भी कैसे घोड़े, सिर्फ खड़े घोड़े नहीं, भागते हुए घोड़े। तो ऐसे डिजाइन को पत्थर पर बनाना बहुत बहुत बड़ा काम है। उसको तो बड़े बड़े लोग बनाते हैं। तो वो भी बस इस इंतजार में है कि वो दिन कब आएगा जब उसे भी ये सब आ जाएगा। तो कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था तो उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। तो बादशाह अकबर उस वक्त आगरा का किला बनवा रहे थे। तो और केशव के पिता को यही काम मिल गया, और केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ था। तो उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। तो आगरे की बस ही गलियां और अब सिकरी, बस उसका यही घर था। तो आगरा में वो बच्चा पैदा हुआ केशव, और बस यही उसका घर था। तो चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। इसीलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वो चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? तो केशव काम कर रहा था और खट खट ठक ठक आवाजें चल रही थी, तो उसे किसी की बात तो सुनाई दे नहीं रही थी। पर अचानक किसी ने बोला, माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? तो जैसे ही उसने सुना वो तो एकदम से चौंक गया। चौंक क्यों गया? क्योंकि वो अपने काम में बिल्कुल मग्न होकर उसे कर रहा था और अचानक से किसी ने बोला तो वो चौंक गया। तो पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। तो वो ऐसा पीछे घूमा, उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है। तो उसने उस आदमी को बोला, बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। तो केशव काम कर रहा था और काम करते हुए उसने ये भी नहीं देखा कि वो किस तरीके से बात कर रहा है। तो उसने थोड़ा रूडली, है ना, बड़ी तल्खी से उसने जवाब दिया कि हाँ हाँ, बेशक बेशक, मतलब नो डाउट, मतलब बिल्कुल मैंने ही बनाई है ये घंटियां। और मैं आपको पत्थरों पे नक्काशी करता हुआ क्या नजर नहीं आ रहा हूँ? आपको दिख नहीं रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ? तो ये घंटियां मैंने ही तो बनाई है, देखते नहीं कि मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ? तो वो आदमी हंसते हुए बोला, दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। उसने बोला, नहीं, दिख तो रहा है कि तुम ही बना रहे हो, पर तुम इतने छोटे हो तो इसलिए मैंने सोचा पूछ लूं। तो उसने बोला, मैं 10 साल का हूँ। तो उस आदमी ने बोला, 10? अच्छा, 10 साल के हो आप? वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो, मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो अब वो जो आदमी था वो उसके सामने एक पड़े हुए पत्थर पे बैठ गया और फिर बोलने लगा, अच्छा आप 10 साल के हो, फिर तो आप काफी बड़े हो गए हो। जब मैं खुद 13 साल का था, 13 ईयर्स का, तो मैं भी एक जंग में लड़ाई लड़ने गया था। तो अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मंझला था, वह सफेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए लगते थे।
तो अब जब वो आदमी बैठ गया तो केशव उसे देखने लगा। तो उसने देखा कि हाँ, ये कोई, इसकी जो आदमी है, इसकी जो एज है, उम्र है, वो कोई 30 साल से ऊपर की लग रही है और कद बिल्कुल मंझला था। मंझोला मतलब मीडियम साइज। और वह सफेद अंगरखा और पजामा पहने हुए थे। तो उन्होंने सफेद रंग का कुर्ता और पजामा पहना हुआ था और उनके लंबे जो गहरे बाल थे वो उनकी लाल रंग की पगड़ी में अच्छे हुए ढके हुए थे। तो वो बोलता है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़ी बड़ी मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तो उसने जब उस आदमी के गले में जो ज्वेलरी थी ना, मोतियों की माला और जो उंगलियों में, फिंगर्स में जो अंगूठियां पहनी हुई थी, उनको देख के उसने सोचा, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। और उस आदमी की तीखी नाक थी, मतलब लंबी सी नाक, और बड़ी बड़ी आंखें और होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। ये सब उसको उसके चेहरे पे भी दिखाई दिया। तो केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। तो केशव जो है अभी उस आदमी को देख ही रहा था कि उसके मूछें कहाँ हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, उसके नाक कैसे है। और इतने में उस आदमी ने बोला कि ये जो लड़ी तुमने बनाई है ना अभी घंटी के ऊपर, उसमें भी काफी काम बाकी है। तो इससे पहले कि केशव उस बात का कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। तो कोई एकदम से दौड़ के आया पीछे से और एकदम से बोला, यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। तो उसने उसने आते ही उसे बोला, हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। तो हाँफते हुए उसने कहा। तो अब वो केशव के पास आके खड़ा हो गया और उसने एकदम से उस आदमी की तरफ देखा और उसने बोला, हुजूर मुझे माफ करें, मुझे पता ही नहीं था कि आप आने वाले हैं। तो वो क्योंकि दौड़ दौड़ के आया तो वो हाँफ रहा था, अभी सांस ले ही रहा था। तो फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुककर सलाम कर इन्हें। तो उसने बोला, अरे बेवकूफ लड़के, खड़े होके इन्हें नमस्ते तो कर, इन्हें सलाम तो कर, इनके सामने तू बैठा ही हुआ है, तू खड़ा भी नहीं हुआ, इन्हें झुककर सलाम कर। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ में आने लग गया। अब केशव को लगा, अरे ये क्या हो गया। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अब वो तो बिल्कुल ही डर के मारे, बदहवासी मतलब डर के मारे, जब कुछ समझ में ना आए तो वो बस ऐसे ही उसके हाथ से छेनी हथौड़ा सब गिर गया और वो जल्दी से खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं है। और यही ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कतार नजरों से अकबर को देखने लगा। अब उसको समझ में आया कि अरे ये तो हुजूर आला है, ये तो जहांपना अकबर है। तो उसने उनको सलाम किया और अब खरगोश की सी कतार नजरें, मतलब तिरछी नजरों से वो देखने लगा हुजूर आला को कि अरे भाई कहीं अकबर तो नहीं है। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। अब अकबर जो थे महाराज, उन्हें बड़ा आया गुस्सा। उन्होंने सिपाही को बोला, अच्छा ठीक है, आप जाइए, हमें थोड़ी देर के लिए आप अकेला छोड़ दीजिए। तो पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था और उसे क्या करना चाहिए, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा ही रहे। उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं अपना काम करूं या मैं खड़ा रहूं कि ये मुझसे कोई बात करें अभी। तो दिल तो उसका अभी भी धक धक ही कर रहा था। अभी वो डर गया था क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि वो बादशाह अकबर से बात कर रहा है। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसको देख के मुस्कुरा रहे थे। लेकिन अब उसको बहुत डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसने देखा कि जो बादशाह अकबर थे वो उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे, स्माइल कर रहे थे। तो उन्होंने बोला, तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने बहुत ही प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो अब उसने बड़ा नपातुला सा जवाब दिया। नपातुला मतलब अब वो सोच सोच के बोलने लगा कि मुझे क्या बोलना है। तो बादशाह अकबर है, पहले तो मैं कुछ भी बोल रहा था। उसने बोला, केशव। तो उन्होंने बोला, केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? तो उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। वो तो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि बादशाह अकबर को नक्काशी करने की क्या जरूरत है, लेकिन उसने अपना सर हिला के हाँ बोल दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़ा और छेनी का भी इंतजाम करना होगा।
तो बादशाह अकबर ने कहा कि अगर तुम मुझे सिखाओगे तो तुम्हें हथौड़े और छेनी भी मेरे को देनी पड़ेगी। तो केशव जो है वो फुर्ती से अपने पिता के पास भाग गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। तो अब वो फटाफट भाग के गया और अपने पापा के पास गया और वहां से उनका छेनी और हथौड़ा लेके फटाफट भाग के उल्टे पांव लौट आया। उल्टे पांव लौट के आना मतलब वापस आ जाना। तो दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, चलो ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। तो केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। संदेह मतलब उसे थोड़ा सा शक हो रहा था कि ये सच में क्या मेरे साथ नक्काशी करने आए हैं। तो उसने बोला, हुजूर क्या आप यह सब करेंगे? तो उन्होंने बोला, बादशाह अकबर ने, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। तो केशव थोड़ा सा सकपका गया। उसको लगा कि अरे नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा था। तो उसने बोला, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। तो उसने कुछ अनमने भाव से बोला। तो अकबर तो अब हंसी पड़े और बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या वह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? तो केशव अब वो जो है, अकबर बादशाह ने उसको बोला, लेकिन अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने किसी की मिट्टी से भरी डलिया ढोने में मदद करी थी। तो क्या ये जो नक्काशी का काम है, ये उस काम से ज्यादा मुश्किल है क्या? तो केशव तो अभी बड़ा कंफ्यूज था, बड़ा असमंजस की स्थिति में था, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बोले क्या करे। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अब उसने क्या किया, उसने सोचा बादशाह अकबर तो मजाक नहीं कर रहे हैं, तो सच में सीखना चाहते हैं। तो उसने पत्थर के ऊपर एक कोयले से एक बहुत सिंपल सा डिजाइन बना दिया, आसान सा, और बोला कि देखिए, ये जो लाइन मैंने बनाई है ना, लकीरें जो मैंने बनाई हैं, इनको बहुत ध्यान से तराशना है। तो अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, और जिससे कटाव थोड़ा ज्यादा गहरा हो गया। उन्होंने कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया, तो वो ज्यादा गहरा कटाव हो गया। तो केशव ने तुरंत गलती पकड़ी और बोला, अरे अरे नहीं नहीं। उसने बोला, अरे नहीं, ऐसे नहीं, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे। और फिर उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखे, वरना कीड़ें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। तो उसने बोला, अरे नहीं, इतनी जोर से नहीं मारते, थोड़ा धीरे धीरे मारते हैं। और हाँ, अपनी आंखों को थोड़ा सा ना ऐसे भींच के रखिए, थोड़ा बंद करके रखिए, नहीं तो इसमें से जो कीड़े उड़ेंगी ना, पत्थर से जो छोटे छोटे टुकड़े उड़ेंगे, वो आपकी आंखों में चले जाएंगे। अब जो अकबर बादशाह थे वो खूब मुस्कुराए और केशव को कहते हैं, जी हुजूर। तो जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। तो अब वह लगभग भूल ही गया कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे बड़ा मजा आ रहा था। तो उसे पता था कि बादशाह अकबर को तो ये सब आता नहीं। तो अब क्योंकि वो बादशाह अकबर को सिखा रहा था, तो उसे बड़ा मजा भी आ रहा था कि देखो, मैं तो बादशाह अकबर को सिखा रहा हूँ। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किसी तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। तो वो देख रहा था कि बादशाह अकबर कर तो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी लकीरें उकेर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो कुछ गलत करते तो उसकी त्योरियां चढ़ जाती, मतलब उसकी आंखें ऐसे खड़ी हो जाती कि अरे ये तो गलती हो गई। तो काम करते करते अकबर पूछ बैठे, केशव सही है ना क्या? और केशव ने सिर हिलाकर अपनी असहमति जता दी। तो उन्होंने पूछा, केशव सही नहीं है क्या? मैं जो कर रहा हूँ सही नहीं है क्या? तो उसने तो मना कर दिया कि उससे बुरा नहीं, आप सही नहीं कह रहे हैं। तो अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। तो अपने काम में खोए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि जो आसपास लोग बैठे हैं, दूसरे संगत राश, वो उनको बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। कौतूहल मतलब बहुत एक्साइटमेंट से देख रहे हैं, बड़े खुश होकर देख रहे हैं। तो अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वह डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो अब उसने देखा कि ये केशव जो है, मैंने जो तोड़ दिया है उसको तो ये सही कर रहा है, और उसमें कुछ नई नई चीजें भी कर रहा है ताकि ये डिजाइन और खूबसूरत लगे।
तो लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। तो उन्होंने बोला, देखो तुम अगर इस तरह से काम करोगे तो एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे, मतलब बहुत बड़े कलाकार बनोगे। तो और हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में भी काम करो। तो उसने बोला, कारखाना? कैसा कारखाना? तो कारखाना क्या होता है? कारखाना एक जगह होती है जहाँ चीजें बनाई जाती हैं। तो कारखाने बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई लकड़ी का कारखाना होता है, कोई पत्थर का कारखाना होता है। तो लकड़ी के कारखाने में लकड़ी की चीजें बनती हैं, पत्थर के काम में पत्थर का कारखाना। तो बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा और इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, सभी वहां पे काम करेंगे। तो केशव का तो चेहरा ही चमक उठा और वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। तो अकबर उठ खड़े हुए और जाते हुए उन्होंने बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। तो अब वो जाने लगे और उन्होंने उसके कंधे पर उसको प्यार से थपथपाया, शाबाशी दी और बोला, अच्छा बेटा, अपना काम आप जारी रखो, करते रहो। तो केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे मुझसे मिलने? तो उन्होंने बोला, मैं जरूर आऊंगा केशव। तो फिर तो पूरे दिन संगत राशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको ही सुनाता रहा और रात हो गई और केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में उसको नींद थोड़ी थी। वह तो धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया और पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो, सब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। प्रसिद्ध होना मतलब जिसको सब जानते हैं, वो प्रसिद्ध होना। तो बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा और मैं अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर, केशव ने धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है, मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है। तो पिता ने बोला, बिल्कुल सही। कुछ सोचकर केशव ने पूछा अपने पापा से, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल हैं, तो फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया कि हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, तो इस वजह से वह हर वक्त परेशान रहते थे। तो वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए और भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। तो उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उन्हें एक नहीं, तीन संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। और केशव ने चहकते हुए उन तीनों के नाम ले दिए। तो उसके पिताजी ने बोला, बिल्कुल सही। और तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। तो केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनींदी आवाज में बोला। तो पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है।